चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे क्लीवेज इन जायगोट एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ये हमारा चल रहा था लास्ट लेक्चर में, और वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अप टिल द ब्लास्टुला, राइट? वी हैव स्टडीड हाउ द मोरुला फॉर्म्स, हाउ मोरुला comes in the uterus, blastula forms, and blastula, how the blastula implant itself, कैसे blastula का implantation होता है यूटेराइन या फिर यूटेराइन वॉल में या एंडोमेट्रियम में, कोरियोनिक विलाई कैसे बनते हैं, एंड हाउ द इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस, कैसे प्लेसेंटा फॉर्मेशन होता है। यहाँ तक की चीजें हम देख चुके थे। हमने देखा था कि जब मोरुला बन रहा था तब तक कोरोना रेडिएटा डिसअपियर हो गई थी, मतलब डीजेनरेट हो गई थी, लॉस्ट हो गई थी। और जब ब्लास्टुला बनता है और ब्लास्टुला इम्प्लांट होता है, कोरियोनिक विलाई बनती है, उस समय तक जोना पेल्यूसिडा भी डीजेनरेट हो जाता है। इस तरह की बातें यू हैव टू रिमेम्बर, बिकॉज समटाइम्स इन द बोर्ड दे आस्क द क्वेश्चन देन व्हेन द कोरोना रेडिएटा लॉस्ट और व्हेन जोना पेल्यूसिडा लॉस्ट। सो वी हैव सीन अप टिल द फॉर्मेशन ऑफ मोरुला, मोरुला तक कोरोना रेडिएटा था। मोरुला बनता है एट दैट टाइम द कोरोना रेडिएटा degenerates, but still the zona pellucida intact over here. But afterward, when the morula changes into the blastula, compaction takes place, trophoblast cells form, inner cell mass form, then the blastula starts implanting itself in the endometrium wall of the uterus. The zona pellucida also lost, so that the easily chorionic villi could form and could insert in the endometrium wall. ओके, तो ब्लास्टुला के बाद फिर आता है गैस्ट्रुलेशन और द गैस्ट्रुला फॉर्मेशन। गैस्ट्रुलेशन और गैस्ट्रुला फॉर्मेशन, यहां पर जो इनर मास था, वी हैव स्टडीड ट्रोफोब्लास्ट सेल which form the chorionic villi. We have seen in the blastula two main things. One था trophoblast cell which forms the outer wall and the chorionic villi, and the other is the inner mass, or is the inner mass, the group of the cell. So now what forms the three germ layers start forming? We are knowing that human being are the triploblastic animal. क्या डिप्लोब्लास्टिक होता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। जब हम लोग बायोडाइवर्सिटी पढ़ते हैं, it is clear to us that all the higher organisms, they are triploblastic, including mammal, including human beings. So we are the triploblastic organisms, and the whole body organ systems develop from three germ layer: ectoderm, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ये तीन जर्म लेयर होती है। तो इन तीन जर्म लेयर का बनना आफ्टर द ब्लास्टुला गैस्ट्रुलेशन के समय, दीज थ्री जर्म लेयर स्टार्ट फॉर्मिंग फ्रॉम द इनर मास। इनर मास से बनती है। ओके, सबसे पहले बनने वाली जर्म लेयर है एंडोडर्म। सबसे पहले बनती है एंडोडर्म। यू हैव टू रिमेम्बर दिस। अगेन समटाइम इन द बोर्ड एग्जामिनेशन दे आस्क द क्वेश्चन दैट विच जर्म लेयर फॉर्म्स एट द फर्स्ट प्लेस एंड फ्रॉम वेयर। तो ब्लास्टुला में ट्रोफोब्लास्ट और इनर मास सेल्स है, ओके, और ब्लास्टोसील है। तो इनर मास सेल्स दे डिफ्रेंशिएट, अब दे स्टार्ट डिफ्रेंशिएटिंग मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ द टिश्यू स्टार्ट फॉर्मिंग। तो उसके पहले तीन जर्म लेयर बनती है। तो पहली बनने वाली जर्म लेयर है एंडोडर्मिस, देन फॉर्म द एक्टोडर्म, एंडोडर्म, देन फॉर्म द एक्टोडर्म, एंड in between these two germ layer the mesoderm forms at the last place, mesoderm. Okay, so these three are the germ layer. इसमें से इन तीन germ layer में से एंडोडर्म सबसे पहले बनेगी, फिर बनेगी एक्टोडर्म, और एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में मेसोडर्म बनती है एट लास्ट। And these three germ layer they give rise to the different organs and organ system, right? उसके अलावा इनर मास में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि इनर मास हैज द स्टेम सेल्स। कई बार एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल करके आता है क्वेश्चन, व्हाट इज द एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल? तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल होती है द सेल ऑफ द इनर मास
बिफोर दे गेट डिफ्रेंशिएटेड। हमने इनर मास पढ़ना कब से शुरू कर दिया था? जब मोरुला क्या था? सिर्फ एक बॉल ऑफ द सेल्स। फिर थोड़ा कॉम्पैक्शन हुआ। कॉम्पैक्शन में हमने क्या पढ़ा? ट्रोफोब्लास्ट, बाहर की तरफ कुछ सेल आ गई और अंदर की तरफ इनर मास। फिर हमने उसको ब्लास्टुला बोला। तो ब्लास्टुला सेल तक के इनर मास में जो सेल्स होती है वो होती है स्टेम सेल। ओके, बिफोर डिफ्रेंसिएशन। एक बार डिफ्रेंसिएशन हो गया एंड ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला बन गया और गैस्ट्रुला में 3 जर्म लेयर एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म बन गई। दे आर नॉट स्टेम सेल एनीमोर। ओके, गैस्ट्रुलेशन के पहले समझ गए, जब ब्लास्टुला बना है, ओके, उस समय तक इनर मास की जो सेल है वो स्टेम सेल होती है। स्टेम सेल मतलब दीज सेल्स आर प्लूरीपोटेंट सेल। दे आर द प्लूरीपोटेंट। हमने टोटीपोटेंट पढ़ा था, टोटल पोटेंशियल, वैसे ही प्लूरीपोटेंट सेल, that these cells are having the capacity to differentiate into the different kind of the tissue in our body. ओके, जैसे अगर कहीं पे कोई डिजीज है और कोई ऑर्गन डैमेज हो जाता है या बिकॉज ऑफ द एनी काइंड ऑफ द इंजरी कोई ऑर्गन हमारा डैमेज हो जाता है, तो अगर उसको स्टेम सेल से ट्रीट करें तो दीज सेल्स आर हैविंग कैपेसिटी टू डिफरेंशिएट इनटू द डिफरेंट काइंड ऑफ द टिश्यू। जैसे अगर हमारा लिवर है तो उसके सेल्स अलग टाइप के होंगे फंक्शंस के हिसाब से, किडनी है तो अलग टाइप के होंगे, पेनक्रियाज है तो अलग टाइप के सेल्स, अलग टाइप के टिश्यू है, अलग टाइप का वर्क करते हैं, उनका नेचर डिफरेंट टाइप का है। ओके, तो स्टेम सेल्स में ये कैपेसिटी होती है कि वो किसी भी टाइप के टिश्यू में डिफरेंशिएट हो सकते हैं। अंडरस्टूड? बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, इसलिए सच काइंड ऑफ द स्टेम सेल्स आर preserved and useful for any kind of the disease में जब organ damage हो जा रहा है, injury में damage हो जा रहा है। But remember that these stem cells never derived from the mother's womb. जब मदर के वूम में है वहां से नहीं करते, कोई इन विट्रो कहीं फर्टिलाइजेशन है या लेबोरेटरी में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करा के 4-5 दिन के बाद जब ब्लास्टुला स्टेज आती है तब वहां से इनर मास की स्टेम सेल को प्रोटेक्ट करके कंजर्व करके रख सकते हैं, वुमेन के वूम से नहीं। अंडरस्टूड? तो ये सब बायोटेक्नोलॉजी वगैरह में यूज करके और ये स्टेम सेल ऐसी यूजफुल होती है। ओके, सो दिस इज वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, राइट? अब what kind of organs form? We have seen that ectoderm, endoderm and mesoderm. Ectoderm, these are 3 germ layers. Ectoderm, mesoderm and endoderm. These are the 3 germ layers. Ectoderm forms skin, hair, brain, spinal cord, such kind of the organs. On the other hand, mesoderm से heart, ठीक है, blood vessels, blood itself और kidney, ureter, ये सारे पार्ट बनेंगे. On the other hand, endoderm gives rise to digestive glands, digestive system, digestive glands है, डाइजेस्टिव ग्लैंड जैसे लिवर, पेनक्रियाज, उसके बाद स्टमक, ओके, या थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, ये सारे ऑर्गन्स एंडोडर्म से डिराइव होते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड? लाइक गैस्ट्रुलेशन जब होता है तब इनर मास डिफरेंशिएटेड इनटू 3 जर्म लेयर। सबसे पहले बनने वाली जर्म लेयर है एंडोडर्म। इट गिव्स राइज टू, जैसे मैंने बताया था, इतना सारा आवर बॉडी, वी आर द मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन सिस्टम काइंड ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे सिस्टम ऑर्गन्स कैसे बनते हैं? दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द 3 जर्म लेयर। एंडोडर्म सबसे पहले बनने वाली जर्म लेयर है, उससे डाइजेस्टिव सिस्टम लाइक स्टमक, फेरिंग्स, इसोफेगस, ये सब ऑर्गन्स बनेंगे, लाइक पेनक्रियाज, लिवर, ग्लैंड्स बनेंगी, थायराइड, पैराथायराइड, ये सब।
मीजोडर्म से सेकंड पे एक्टोडर्म बनता है। सबसे पहले एंडोडर्म, फिर बनने वाली जर्म लेयर है एक्टोडर्म, उससे स्किन, हेयर, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सारे ऑर्गन्स बनेंगे। मीजोडर्म थर्ड नंबर पे बनने वाली लेयर है, जर्म लेयर है, जो दो लेयर्स के एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में बनती है, और इससे होने वाले बॉडी ऑर्गन डिराइव होने वाले हैं हार्ट, ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड किडनी एक्सेट्रा। अंडरस्टूड। अब आपको सारे बॉडी ऑर्गन्स अभी फिलहाल नहीं जानो तो कोई बात नहीं, क्योंकि कई बार दे आस्क द क्वेश्चन दैट विच germ layer forms at the first place and write down few organs derived from this layer. तो एटलीस्ट आपको कुछ ऑर्गन, 2-3 ऑर्गन पता होने चाहिए जो हर जर्म लेयर से बनते हैं। ठीक है, आपको अब हर आंख और फिर पूरा कान कहाँ कहाँ से हो रहा है इतना अभी मत आप लोग परेशान होइए, सिर्फ थोड़ा बहुत जो भी चीजें हैं, गो स्टेप बाय स्टेप, टेक द बेबी स्टेप्स, मेक द थिंग्स वेरी फर्म, क्लियर, एज आई ऑलवेज टेल यू कि एकदम से ऊपर टॉप तक पहुंचने की कोशिश हम लोग नहीं करेंगे। ओके, कीप योर स्टेप फर्म ऑन ईच स्टेप एंड देन रीच अप टू योर डेस्टिनेशन। ठीक है, तो अब ये कि अरे मैं आंख कहाँ से हो रही है और हाथ कहाँ से हो रहा है, ऐसा नहीं है। अभी एक्चुअली आपको ये इसलिए बताया गया है बिकॉज समटाइम्स इन द बोर्ड एग्जाम दे आस्क द क्वेश्चन कि मीजोडर्म से डिराइव होने वाले 1-2 ऑर्गन्स के नाम बताइए, एक्टोडर्म से, एंडोडर्म से। सो यू एटलीस्ट 2-3 ऑर्गन्स के नाम पता होने चाहिए जो इन सब चीजों से डेवलप होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये गैस्ट्रुलेशन के समय 3 जर्म लेयर बन जाती है और उससे सारी बॉडी ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम का डेवलपमेंट होता है। उसके अलावा ये 3 जर्म लेयर्स के बिसाइड्स दीज 3 जर्म लेयर्स सर्टन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स फॉर्म। इसी गैस्ट्रुलेशन के समय सम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक membranes form. These membranes for the protection and nourishment of the developing embryo, पूरा वहां तक पहुंचने के लिए developing embryo के लिए, as well as at the time of parturition, जब child birth होता है उस समय भी ये extra embryonic membrane helpful रहती है। तो अगर extra embryonic membrane पे आता है तो आप क्या बताओगे? extra embryonic membranes formed during the gastrulation, ब्लास्टुला के बाद में जब 3 जर्म लेयर बन रही है उसी समय एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स फॉर्म अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो के चारों तरफ, राइट। दीज आर कोरियन, पहले कोरियन बनेगी, एमनियन एंड एलेंटॉइस। These are the 3 extra embryonic membrane: chorion, amnion and allantois around the embryo. 3 germ layer तो एम्ब्रियो में बन रही है, बट एम्ब्रियो के चारों ओर कोरियन, एमनियन और एलेंटॉइस बनती है। इनके बीच में एक एमनियोटिक सैक रहता है जिसके अंदर वाटरी फ्लूइड भरा रहता है और उसके अंदर एम्ब्रियो सेफ रहता है। Okay, so these are the 3 extra embryonic layer which is helpful for the protection of the embryo, for the providing nourishment to the embryo and parturition के समय, child birth के समय भी helpful रहता है। उसके अलावा एक amniotic cavity या amniotic sac रहेगा, cavity या sac रहेगा, एक मेम्ब्रेन amniotic sac which is filled with amniotic fluid, जिसको बोलते हैं ना छोटा बेबी एक वाटरी बैग में, सैक में रहता है। तो जो बैग है वो इन लेयर्स का बना रहेगा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स का, और उसके अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है ना जिसके अंदर एम्ब्रियो फ्लोट करता रहता है, उस सैक को बोलते हैं एमनियोटिक सैक, और उसके अंदर जो वाटरी फ्लूइड रहता है दैट इज द एमनियोटिक फ्लूइड। ओके,
उसके बाद फिर देन व्हेन द डेवलपमेंट कंप्लीट्स इन 9 मंथ, ये सब हो गया। देन आता है गेस्टेशन पीरियड। gestation period in case of human being, it is around 9 months. Okay, 9 months after the fertilization. Gestation period मतलब after the fertilization up till the formation of complete organism. सारी जर्म लेयर बन गई, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बन गई, जर्म लेयर से सारे ऑर्गन्स डेवलप हो गए और पूरा का पूरा बेबी अब बर्थ लेने के लिए प्रिपेयर है, उस पीरियड को बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। ओके, तो इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग इट इज 9 मंथ। इट टेक्स 9 months after fertilization for the development of complete embryo into the fetus or the complete baby. In case of dogs and cat this is around 63 days. यहाँ पर है अराउंड 270 डेज में अगर देखें तो ह्यूमन बीइंग का होगा 270 डेज। डॉग्स एंड कैट अराउंड 63 डेज। और सबसे लंबा गेस्टेशन पीरियड होता है एलिफेंट का। एलिफेंट का गेस्टेशन पीरियड है 640 डेज, अराउंड 22 मंथ। सबसे ज्यादा लंबा गेस्टेशन पीरियड होगा एलिफेंट का, दैट इज 140 डेज। काऊ का अराउंड 283 डेज का गेस्टेशन पीरियड होता है। तो ऐसे स्पीशीज के हिसाब से गेस्टेशन पीरियड और टाइम लगने वाला कि फर्टिलाइजेशन के बाद पूरा बेबी डेवलप होने में कितना टाइम लगता है, ये अलग अलग स्पीशीज के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। ओके, उसके बाद आता है चाइल्ड बर्थ या पार्टिशन।